कि कम्प्लीटली डेड हो जाना। और दूसरा है ब्लैक स्क्रीन, यानी कि फ़ोन तो चालू है लेकिन डिस्प्ले के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। नो लाइट नो ग्राफिक। ये देख सकते हैं चार्जिंग ले रहा है, इसके अंदर 1.6 एम्प्स कंजप्शन है इसकी, बट डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। पहले भी मैंने इस फॉल्ट को बहुत बार फेस किया है और रिपेयर भी किया है। डीसी पावर सप्लाई में ये देख सकते हैं आप, जैसे लेटेस्ट फ़ोन में रीडिंग लेता है, लेटेस्ट का कोई सा भी फ़ोन अगर इस टाइप का रीडिंग ले रहा है, जो भी लेटेस्ट मॉडल है, तो आप समझ जाइए फ़ोन ऑन है। ये अगर चलते चलते ऑटोमेटिक ये दोनों में से कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, ऑलमोस्ट यही दो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम तब होता है जब मोबाइल में जो CPU और रैम लगता है उसकी डिस्कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आज पूरे फुल डिटेल में उसके प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं, एक प्रोफेशनल वे क्या होता है उसको रिवॉल्व करने का। CPU को निकालने के लिए पूरे सील्ड को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा भी करके बहुत इजी तरीके से CPU बाहर आ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे 2 जगह पे कट करना पड़ेगा CPU रिमूव करने के लिए। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़े से बड़े प्रोसेसर को रिवॉल्व कर सकते हैं, जो भी 5G के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो डबल डेकर आ रहे हैं, और 1 टाइम में सक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट इसी ही मेथड को फॉलो करते हैं तो 1 टाइम में सक्सेस होगा। SMD मशीन से पूरा रैम के ऊपर मूव करते हुए अच्छे से हीट करेंगे। CPU टूल को CPU और रैम के बीच में लगा के रखना है और ऊपर से हीट करते रहना है पूरा मूव करते हुए। जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। जल्दीबाजी करेंगे तो रैम ख़राब भी हो सकती है। अभी मदरबोर्ड हीट है, इसीलिए ये जो ब्लैक पेस्ट है वो इतना सॉफ्ट है और इतना इजीली बाहर आ जा रहा है। CPU को रिमूव करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पूरा ऊपर से मूव करते हुए। जिस तरीके से रैम को निकाला था उसी तरीके से इसको भी निकालना है। ख़राब नहीं होगा ये, ज़्यादा हीट करने से ख़राब नहीं होता ये। हीट 385 है, उसके बाद में भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाता है तभी आपको इसको उठाना है, बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाता है पूरा ऊपर से मूव करते रहना है। सबसे पहले ये नीचे के CPU के नीचे के पैड्स को क्लीन करने के लिए फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और जो कंपनी का शोल्डर है उसको बाहर निकाल लेंगे आयरन की मदद से। कुछ इस तरीके से आयरन को सिर्फ उसके ऊपर टच करना है, आयरन ऑटोमेटिकली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। स्क्रैच नहीं करना है उसके ऊपर। इसको साफ करके, और ये 138 डिग्री का PPD पेस्ट, ध्यान रखें दोस्तों 138 डिग्री का।
पूरे पैड्स के ऊपर अच्छे से मूव करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। ध्यान रखें साइड के कंपोनेंट्स में टच ना होए आयरन, नहीं तो जो साइड के कंपोनेंट्स हैं वो मिस हो सकते हैं। इसे यूज़ करने से, इस मेथड को यूज़ करने से आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। एक भी ट्रैक आपके मिस नहीं होंगे, एक भी ट्रैक के ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा। बीच में जो कहीं कहीं ब्लैक ग्लू लगा हुआ है, ब्लैक पेस्ट, उसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से बस मूव करना है, वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा हार्ड पेस्ट नहीं दिया होता है कंपनी ने। इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले ड्राई बड्स का यूज़ करना है। ये इसके अंदर कोई भी पीसीबी क्लीनर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। ऊपर का क्लीन करने के बाद में विथ पीसीबी क्लीनर बड से क्लीन करना है। इसको ब्रश से बिल्कुल भी क्लीन ना करें दोस्तों। अब पेस्ट लगा के और जो नीचे के पैड्स हैं उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे ताकि हमारा सीपीयू अच्छे से उसके ऊपर बैठ सके। ये देख सकते हैं कितना इजीली क्लीन हो रहा है। अगर यहाँ पे 138 डिग्री का पीपीडी हमने यूज़ नहीं किया होता तो ये इतना इजीली क्लीन नहीं होता इतने टेम्परेचर पे। इसको क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ता, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते तो नीचे पैड्स के अंदर भी स्क्रैच आने के चांसेस बढ़ जाते। फिर से सूखे बड से क्लीन करेंगे। बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई भी पीसीबी क्लीनर नहीं है, तभी ये अच्छे से क्लीन हो पाएगा जो भी डस्ट है। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर पीसीबी क्लीनर लेके इसको क्लीन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है इसको। सीपीयू भी क्लीन हो चुका है। अब रैम को क्लीन करते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सीपीयू को
क्लीन किया था, इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। ये जो इसके अंदर अनहाइलाइट सी बॉल्स हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 183 डिग्री का इस तरीके से कुछ पीपीडी ले करके और आप पूरा मूव करेंगे आराम आराम से, तो वो हाईलाइट हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपको उसके ऊपर ज़्यादा हल्का सा भी प्रेशर दे करके उसको प्रेस करके उसको स्क्रैच नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है, नहीं तो रैम के अंदर स्क्रैच आ जाएंगे। और ध्यान रखिए आपके आयरन का टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैम की भी क्लीनिंग हो गई, अब आती है सीपीयू रिवॉल्विंग की बारी। सीपीयू रिवॉल्विंग के लिए नीचे एक न्यू टिश्यू पेपर रखेंगे और न्यू क्लॉथ से विद पीसीबी क्लीनर सीपीयू को अच्छे से क्लीन कर लेंगे रिवॉल्विंग करने से पहले। और स्टेंसिल के अंदर अच्छी तरीके से मैच करते हुए एक एक बॉल को अच्छे से उसके अंदर फिक्स करेंगे। हाथ से अच्छे से पकड़ के रखना है स्टेंसिल को, स्टेंसिल मूव नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और पीपीडी को अच्छे से फिल करेंगे, प्रेस करके उसके अंदर फिल नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ फिल नहीं करना है। ऊपर ऊपर से बस इस तरीके से ऊपर से बस उसके ऊपर मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है, बस इतना ही। और न्यू क्लॉथ से क्लीन कर लेना है ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी है। ये करने के बाद वन टाइम रिवॉल्विंग हो गया है। ये मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी भी सीपीयू को अगर आपको फुल श्योरिटी के साथ चलाना हो कि लगाते ही वन टाइम में चल जाए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप ये काम एक बार करके देखें। सबसे पहले ऊपर इस तरीके से ब्लेड से इसको कट कर लेंगे, 4 नंबर के ब्लेड से। इसका नाम 4 नंबर है। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से पीपीडी को फिल करेंगे, फिंगर के अंदर लेके इसको अच्छे से फिल करना है। और इसको क्लॉथ से, न्यू क्लॉथ से बिल्कुल इसको ऊपर से क्लीन कर लेना है। और इसको अगेन से हीट करना है ताकि ये बॉल्स बिल्कुल इक्वल हो जाए, क्योंकि सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करने से कोई ना कोई एक बॉल तो जरूर उसके अंदर छोटी या बड़ी रह जाती है। जब इसके अंदर आप दोबारा से इसको कट करते हैं तो जो बड़ी बॉलें होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, और जो छोटी बॉलें होती हैं वो पीपीडी फिल करते हुए पूरा बिल्कुल इक्वल हो जाता है, बॉल्स एक भी छोटा बड़ा नहीं रहता। इसके अंदर पेस्ट लगा के अच्छे से इसको हीट अप कर देंगे। कूल होने के बाद इसको अच्छे से पीसीबी क्लीनर से बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, उसके अंदर एक भी पेस्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद न्यू क्लॉथ से कुछ इस तरीके से टैप 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 करेंगे तो वो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। रैम को भी रिवॉल्व करने का वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया था, सेम मेथड से ये भी रिवॉल्व होगा। इसके अंदर अगर आप दोबारा से पीपीडी को फिल नहीं भी करते हैं तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम बॉल्स होती हैं। रैम भी रिवॉल्व हो गया, सारा काम हो गया। अब सिर्फ काम बचा है इन सीपीयू को और रैम को इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने के लिए 2 बातों को आपको ध्यान रखना है।
इसके अंदर पेस्ट एक तो हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना। और देख लेना अंदर कोई डस्ट तो नहीं है, एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए सीपीयू के अंदर भी और नीचे पैड्स के ऊपर भी। और उसको बिल्कुल इक्वल जगह पे फिक्स कर लेना है जिस जगह पे पहले वो था। और दूसरा बात यह है कि इसके ऊपर हीट करते हुए एसएमडी को बहुत फास्ट मूव नहीं करना है। ये देखिए मैं आराम आराम से मूव कर रहा हूँ। कई लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, उसकी वजह से सीपीयू आपका विदाउट उसको टच किए ही वो इधर उधर मूव कर जाएगा। अगर आप इसको एक जगह पे भी स्टेबल करके हीट देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तब तक आपको सीपीयू के ऊपर हीट देना है जब तक उसके अंदर से पेस्ट बाहर नहीं आने लगता। ये देख सकते हैं पेस्ट बाहर आने लगा है सीपीयू के अंदर से। अब ट्विज़र से इसको हल्का सा साइड से टच करेंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए सीपीयू। ये करने के बाद एक बार अच्छे से कूल करेंगे मदरबोर्ड को। और आपको पोर्ट वोर्ट कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इतनी फिनिशिंग से काम किया तो पोर्ट आपको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर से भी पेस्ट बाहर आ गया है। इसको भी हल्का सा टच करेंगे, कूल कर लेंगे मदरबोर्ड को अच्छे से। कूल करने के बाद एक बार क्लॉथ से और पीसीबी क्लीनर से जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट या पेस्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और मदरबोर्ड में फिक्स करके देखेंगे। सब आईफोन का मतलब सारा छाप दिया इन्होंने। अब इसमें प्रॉब्लम है सीपीयू की। ये कस्टमर के सामने मैंने चेक किया है, क्योंकि इसमें कभी चलता है और कभी चलता है तो हैंग हो रहा है। ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है। और ये देखिए ऑलरेडी सीपीयू इसका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। या तो फिर इसमें सीपीयू में ढंग से वर्किंग की नहीं गई है और इस तरह से गंदा काम किया गया है। अब इसको बिल्कुल हम ठीक से करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे इसको कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। सीपीयू के अक्सर मैं काम करता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं और अधिकतर लोगों ने सीपीयू के वीडियोस डाल रखे हैं। तो ये मत समझिए कि मैं सीपीयू पे वर्क नहीं करता हूं, क्योंकि काफ़ी इसमें समय लगता है और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। एक मिनट, हम इसको फिक्स करेंगे फिर चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा भाई फिक्स। कुछ है क्या? ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। जो ये देखिए, फ़ोन ऑन होता है, कस्टमर का कहना ये है। अब इसमें सीपीयू बनाने के बाद कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सीपीयू बना के आपने रख दिया, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो बाद में प्रॉब्लम आपको ना आए।
ये दोस्तों बस गया, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब इसमें हम चार्जिंग भी लगाएंगे, फिर से इसकी बैटरी निकालते हैं और चार्जिंग लगाएंगे तो भी ये, क्योंकि कई बार बैटरी का इशू बनता है, अपन सोचते हैं, और ना ये एम्पियर बनाएगा। देखिए नहीं हो रहा चालू। अब हम एम्पियर चेक करते हैं। यहाँ एम्पियर देखिए कितना ले रहा है, ये 0.6 ले रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुल मिला के CPU ठीक से नहीं बनाया गया है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, अब इस पर हम CPU पे काम करते हैं फटाफट। बहुत आसान है। अब आप जो है प्रैक्टिस करें। यदि आपको लगता है कि मैं CPU नहीं बना पा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही सारा काम है। सबसे पहले जो इसके इमरजेंसी जो जितनी भी चीज़ें हैं, कैमराज वगैरह सब निकाल दें, क्योंकि इन पे हिट लगेगी, काम बिगड़ जाएगा आपका। देखिए आपके सामने CPU का किस तरह से काम करूँगा, आपको पता चल जाएगा। मदरबोर्ड को जो है हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी क्लीनिंग करते हैं ढंग से, क्योंकि ये क्लीन ही नहीं है तो काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। अब इसको जो है हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपको किस तरह से CPU को रिमूव करना है, इसकी सबसे पहली जो है, आप इसका, यदि आपके पास, देखिए मेरे पास तो फ़िलहाल ग्लू कटा हुआ ही है और बना हुआ है, इसको फिर से बनाना है मैं। तो यदि आपके पास आए तो आप 220 की हीट पर इसके आसपास का जो ग्लू है, इस मतलब इस तरह के इक्विपमेंट से, आप टूल से आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता काटेंगे, आसानी से कट जाएगा। और जिस तरह से और भी वीडियो हैं, और ये बना हुआ है CPU, तो इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा मुझे। देखिए मैं फिर भी इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि आसपास जो है इसमें काफ़ी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उसको आपको बिना किसी डैमेज के निकालना है। फ्लैश IC पास में लगी, इस पर भी ज़्यादा हीट हमें नहीं डालना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अभी मैं जो हीट यूज़ कर रहा हूँ वो 350 की हीट यूज़ कर रहा हूँ। और ये आसानी से अलग इसलिए हो गया क्योंकि ये CPU ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने जैसा बताया। इसमें देखते हैं क्या कमी रह गई जो प्रॉब्लम ऐसी हो रही है इसमें बार बार। तो ये हमारे कस्टमर परेशान होकर हमारे पास आए हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक जगह कराया, तो वहाँ पे उनका काम, पैसे भी ले लिए और काम भी ठीक से नहीं किया, क्योंकि दूसरे दिन ही उन्हें प्रॉब्लम आने लगी। तो उन्होंने 50% पैसा तो उनसे जैसे तैसे लिया। अब यदि आपके पास ग्लू वाला नहीं है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समझाने में आपको दिक्कत होगी। यदि मेरे पास इस तरह का होता कि ग्लू यदि मुझे काटना रहता तो उसमें बहुत आसान रहता है। ग्लू आप दूसरे मोबाइलों पर प्रैक्टिस करके आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते इसके सारा जो एक्स्ट्रा PPD जैसा जो लगा है, हमारा सोल्डर लगा है, वो निकाल लेना है। जहाँ तक आयरन से निकल जाए वो सारा आप निकाल ज़रूर लें। देखिए इसको साफ भी नहीं किया गया है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा ग्लू जो है लेयर एक हल्की सी है इस पे, इसीलिए ये दिक्कत कर रहा था, क्योंकि ग्लू जो है वो हटाना ज़रूरी पड़ता है। अब इस पे हम जो है वीक करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है, इस पे हमको इस तरह से साफ़ करना होता है। इसे कोई प्रेशर से नहीं चलाना है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चलाना है। यदि आपके पैड ख़राब हो गए तो आपको IC लगाने में दिक्कत हो जाएगा।
आप देख सकते हैं गाइस किस तरह से मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे से पैड इसके साफ़ किए हैं। हमें यही काम करना है कि बिल्कुल एक भी पेड़ ऐसा ना हो कि वो उबड़ खाबड़ हो। यदि एक भी पेड़ उबड़ खाबड़ होगा तो ऑब्वियसली आपकी आईसी तो ठीक से लगेगी नहीं, और फिर बाद में आपको वापस से कस्टमर फ़ोन लेकर के आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अंदर का इतना सारा जो ओल्ड ग्लू था इस पर साफ भी नहीं किया गया था। यही होता है कि हम यदि ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये देखिए, हम थोड़ा सा भी इसको मोड़ के देखते हैं तो हल्के हल्के से बॉल अभी भी उसके कुछ कुछ उठे हैं। हम एक बार और वीक मार देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम CPU साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वालकॉम का जो इसका हमारा प्रोसेसर है SM7150, इसी की स्टेंसिल से हम इसको रिवॉल्व करेंगे। इसको हमने पूरी तरह से साफ़ नहीं किया है, वो बिल्कुल इसमें रिवॉल्व करने के लिए हमको अच्छा है कि इसमें रिवॉल्व ऑलरेडी लगी है। तो अब इस पर हम डबल से रिवॉल्व कर देंगे इसको, तो इसके सारे पॉइंट बराबर हो जाएंगे। यदि ये फर्स्ट टाइम निकलता तो मैं इसको क्लीन करता, तो इसका जो है हम स्टेंसिल लगा करके इसको रिवॉल्व करेंगे। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finances, hiring, and everything else, then let me tell you something. You're not really running a business. Your business is making you run because you've set yourself in a trap called the trap of self-employment. Self-employment is a situation where you start a business, you create jobs, you pay salaries to your team members on time, but you end up doing the work that your team is supposed to do. And in such a trap, it's very common for the business owner to not pay himself or herself consistently, because you pay yourself only when there is money left, if there is money left. Now, if as a business owner, you're stuck in this trap and you're serious about breaking through this trap and build a business in a manner where you are not stuck in day-to-day firefighting and you can focus on growth and expansion, then I invite you to be a participant at my 3-hour training called the Business Success Workshop, where I will teach you how to go about building a business in a manner where you have strategies, systems and teams in every single department, so you have the time and energy to focus on growth and तो ये देखिए गाइस किस तरह से बिल्कुल मोतियों जैसे इसके बिल्कुल एकम एक बॉल हमारे बन चुके हैं। देखिए आप बिल्कुल बन गए हैं। अब इस पे जो है हम एक बार इसको पहले क्लीन करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है PPDB कई बार लग जाता है। यदि आपके एक आध बॉल छूट जाए तो आप उसको दोबारा रीबॉल कर लें, मतलब इसी पर वापस से जाली लगा करके, जो हमारी जाली का स्टेंसिल्स है वो लगा करके फिर से इसको रिवॉल्व कर ले, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। प्रैक्टिस का ही सारा खेल है और कुछ भी नहीं है। आप छोटे बड़े सभी हैंडसेटों में बॉल बिल्कुल एक जैसा ही बनना चाहिए। यदि एक जैसा नहीं बनेगा तो आप कितनी मेहनत कर लेंगे बार बार, आपका सेट चालू नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, सेट चालू भी हो गया तो हो सकता है कि कभी माइक में प्रॉब्लम आ रही है, कभी स्पीकर में, कभी चार्जिंग में, क्योंकि सारी लेग्स वगैरह इसी में रहती है। तो अब इसको जो है हम किस तरह से इसके वापिस से सारे लेग्स को एक जैसा करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा हम पेस्ट मतलब लगा देंगे, थोड़ा तो नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे और इस तरह से फैला देंगे हाथ से। फिर एक और बार इसकी साफ़ सफाई करेंगे। ये देखिए
सभी के अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको एक बार हम प्री हीट कर देंगे, मतलब इसके ऊपर तो सारे जो बॉल हैं उसके सारे अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। ज़्यादा भी नहीं करना है कि बिल्कुल आपने उसको आईसी को हीटअप बहुत ज़्यादा कर दिया है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अब इसकी फिर से क्लीनिंग करेंगे। आप सोचेंगे कि इस पर पेस्ट लगा है अब डायरेक्ट लगा दें, ऐसी गलती कभी ना करें, नहीं तो आपका सीपीयू जब आप लगाएंगे तो खसक जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे से इसको आपको रीबॉल ज़रूर करना है, इसका ध्यान रखना है। आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो आप उससे चेक कर लें। इस तरह से आप हथेली पर लेकर के साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी कोनों से इसका जो है साफ़ सफाई कर ले। और जो मैं यूज़ करता हूँ क्लीनिंग मैकेनिक का 850 सबसे बढ़िया क्लीनर है ये, आईसी वगैरह सभी का। ये इस तरह से हमने इसको क्लीन कर लिया है और अब इसको हम साइड कर देते हैं और हमारा मदरबोर्ड को हम वापस से ले आते हैं उसकी जगह पे। इसको भी एक बार क्लीन कर दें, इसको भी एक बार क्लीन कर दें अच्छे से। इसको एक बार प्री हीट ज़रूर करें ताकि आईसी लगाते वक्त दिक्कत ना हो। प्री हीट कर दिया आपने, अब इसका जो है ज़्यादा पेस्ट हमको नहीं लगाना है। चारों कोने पे आप उंगली से इस तरह से फैला दें पेस्ट को। और सीपीयू की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे इसको लगाएं। जैसे कि यहाँ पे डॉट हमारा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और यदि आपने पोजीशन देख ली, काफ़ी सारे ऐसी डॉट हैं जो हमको सही पोजीशन पे रखने को बता देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे से डॉट, यहाँ से खाली। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपीयू का जो है सिस्टम लगाने का आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसकी लाइन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी इसका एक कोना बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसको आपको मेजर करके इसको लगाना है तो आपका सीपीयू कहीं नहीं जाएगा। सीपीयू आप देख सकते हैं चारों कोने में बिल्कुल ठीक से हमने बैठा दिया है। माइक्रोस्कोप से भी मैंने चेक कर लिया है। अब बस बिल्कुल हमको थोड़ी सी जो एयर है उसको हमको 40 कर लेना है, 40 42 आपके हिसाब से, आप जैसा आपका हाथ चलता है इसी तरह से कर ले। ज़्यादा एयर रखेंगे तो आईसी इधर उधर खसकेगी। ये बोर्ड ऐसा है, इस पे ज़्यादा हीट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आईसी जो हमारी फ्लैश चिप ईएमएमसी लगा है वो उसमें प्रॉब्लम बैठता है, फिर बाद में उसको भी रिवॉल्व करके फिर लगाना होती है। उसके भी जो सोल्डर है वो ड्राई होने लग जाते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक थोड़ा थोड़ा पेस्ट बाहर ना आने लग जाए तब तक आप हीट करें। इसमें आने लगा है हल्का हल्का पेस्ट बाहर। अब हम थोड़ा सा पेस्ट इसमें हम थोड़ा साइड से कर देंगे तो जो है इसमें सारे लेग्स पे अच्छे से पेस्ट चला जाएगा। और अब इसकी मतलब सीपीयू को हम थोड़ा सा शेक कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसको हल्का सा मैंने चेक कर दिया है ताकि उसके व्यवस्थित जो बॉल्स है उस पर बैठ जाए। थोड़ा बोर्ड को हम ठंडा होने देंगे। बोर्ड ठंडा हो चुका है, इसको कर लेते हैं हम चेक। ये वही बोर्ड है, आप देख सकते हैं।
ऊपर से फिटिंग होता है ये। इसमें चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं क्या उठता है क्या नहीं। और ये देखिए गाइस, आपके सामने बोर्ड पूरी तरह से इसका हमने जो करा है वो चालू हो चुका है। देखिए पहले तो चालू भी नहीं हो रहा था आपके सामने, अब इसको फुल चालू, मतलब इसमें चार्जिंग भी ठहर नहीं रहा था, चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा था। अब देख लेते हैं पूरा उठ जाएगा नहीं। ओके हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, पूरी तरह से ये चल रहा है, चार्जिंग भी फुल हो गई है। और ये वही है, मैंने कोई, आपको पता ही है मेरे वीडियो ऐसे कोई से भी नहीं होते हैं कि मैं कोई आपसे कुछ छुपाऊं। बिल्कुल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये वही बोर्ड है। देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या है, कई सारे ऐसे भी वही लोग हैं जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये वही है, इतनी पट्टी कटी हुई है, जैसा था वैसा ही है। ये निशान भी, अपन ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाते हैं करते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि सीपीयू बनाने के बाद बस ऐसे ही पैक करके दे देते हैं। दोस्तों ऐसा न करें, कई बार ऐसी दिक्कत देखने में आती है, क्योंकि ये हीट जो है इसकी बॉडी से नहीं टच होती है, इसीलिए ये सीपीयू वापस बैठ जाता है, जो बॉल से वापस ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि इसके बारे में नॉलेज है ही नहीं, इसके आगे का नॉलेज जो है वो मैं आपको दूंगा। तो आप क्या करेंगे इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चीज़ क्या है। ये चीज़ होती है सीपीयू से हीट हमारी पत्ती पे लाने के लिए, इसीलिए ये कंपनी लगाती है। आपके पास जैसे बहुत सारे ओल्ड स्क्रैप में से आपको ये चीज़ मिल जाएंगे, और या फिर आप ऐसा रख लें। ये काफ़ी महंगे मिलते हैं यदि हम सिंगल लेने जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको आप इस तरह से बिल्कुल निकाल के सीपीयू पे लगा दें जब भी आप सीपीयू बनाते हैं तब। ये देखिए, सीपीयू बनाने के बाद भी इस दिक्कत आती है, उसका कारण ये है क्योंकि हम इसके ऊपर से ये चीज़ हटा देते हैं और लगाते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कंपनी ने लगाया। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये है थर्मल ग्रीस। थर्मल ग्रीस क्या करता है, ये जिस सेम पेस्ट जैसा दिखता है, वाइट कलर में भी आता है और एक और भी कलर हो सकते हैं। तो थर्मल ग्रीस को थोड़ा सा हमको लेना है और सीपीयू और फ्लैश पे लगा देना है। ये देखिए थर्मल ग्रीस, आपको इसके अच्छी नॉलेज आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो कंप्यूटर के सीपीयू आते हैं उस पर लगा होता है। ये थर्मल ग्रीस लगा करके इसको इस तरह से आप लगा दें, जो इसकी हीट को बोर्ड में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये फ़ोन वापस मेरे पास नहीं आना है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा ज़रूर आपको। और अब इसके बाद आपको जो ये छोटी सी सिल्वर टेप ले लेना है। एक जो खास काम है इसका, ये
ये एक दिक्कत ये है कि आप इसका इधर उधर टच ना हो, इसको इस तरह से लगाना है कि जो पार्ट्स वगैरह हैं उस पर ये ना लग जाए, नहीं तो आपका फ़ोन चालू होता हुआ होगा तो बंद हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी सावधानियाँ हैं बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए मैं किस तरह से इसको लगाऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। और ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में प्रॉब्लम है एम सीरीज़ और ए सीरीज़ में। रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम और चार्जिंग लोगों पे स्टक हो जाना, 1 घंटे में 1.5 घंटे में चलते चलते हैंग होकर रीस्टार्ट हो जाना, उसके ऊपर होने वाला है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब मदरबोर्ड में लगी CPU और रैम, जिसको डबल डेकर IC बोलते हैं, उस दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है वो लूज़ हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम होता है। आज पूरा फुल डिटेल के साथ डीपली जानने वाले हैं कि उसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं, यानी कि रिवॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं इस वीडियो में जो भी टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं 2 हॉट एयर गन यूज़ करूँगा, जो कि पहला हॉट एयर गन होगा क्विक 857 DW+, और दूसरा होगा क्विक 2008। दोनों का जो टेम्परेचर और एयर होगा मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप वहाँ से देखते रहिए। सबसे पहले ये शील्ड को निकालेंगे। शील्ड को निकालते हुए जो हमारा SMD है उसको बहुत ही फास्टली मूव करना है, एक जगह पे स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मदरबोर्ड के अंदर एयर भी आ सकता है, मदरबोर्ड पंप भी हो सकता है। बहुत ही फास्टली मूव करना है SMD को, और ट्विज़र से एक साइड से पकड़ के रखना है। ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा जैसे ही वो मदरबोर्ड पूरा अच्छे से हीट अप हो जाएगा। CPU के साइड में जो वाइट पेस्ट होता है उसको हम CPU टूल की मदद से कट करेंगे। ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है, नहीं तो मदरबोर्ड के ट्रैक्स कट हो सकते हैं। ये हम इसलिए कट कर रहे हैं ताकि जो बाजू के कंपोनेंट्स हैं वो CPU रिमूव करते समय CPU के साथ में ना आ जाए। ये CPU के बाजू में ग्राफिक IC लगी होती है, इसका भी ग्लू आप पहले ही कट कर लीजिए तो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि इसको भी मोस्टली रिवॉल्व करना ही पड़ता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि रिवॉल्व ना करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर इसको रिवॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए आप पहले ही कट कर लीजिए, बाद में अगर मेल्ट होता है तो इसको भी रिवॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपीयू को रिमूव करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। ये 2 कैप्स को निकाल करके बाजू में रख देंगे, यहाँ पे साइड में। ऊपर से हीट देते रहिए और ये बहुत ही इजीली जैसे ही मेल्ट होगा उठा करके इसको साइड में रख दीजिए। एक ये जो साइड में है इसको भी साइड में रख देंगे, क्योंकि हम 2 जगह से लगाएंगे स्क्रैपर को सीपीयू के नीचे। पहले आपको जो सीपीयू टूल है उसको सीपीयू और रैम के बीच में लगा लेना है, उसके बाद में ऊपर से हीट मारना है। जैसे ही मेल्ट होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली स्क्रैपर अंदर चला जाएगा और रैम बाहर आ जाएगा। प्रेशर नहीं देना है आपको। और जैसे ही रैम निकालना है, रैम निकालते ही तुरंत सीपीयू को भी निकालना है। पहले अच्छे से ऊपर से हीट अप करना है, जब तक कि पूरा सोल्डर आपको चमकता हुआ नज़र नहीं आ जाता, जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। पूरा बहुत इजीली अंदर स्क्रैपर जब चला जाएगा तो आराम से इसको उठा लीजिए, बहुत ही इजीली आ जाता है। जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो सीपीयू आपका ख़राब हो सकता है। सबसे पहला काम है जो सीपीयू के ऊपर का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे ऊपर से। और जो आयरन के अंदर 183 डिग्री का पीपीडी ले लेंगे इस तरीके से, और सीपीयू के ऊपर अच्छे से मूव करना है। जो सीपीयू के ऊपर का सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो कंपनी का लेड लगा होता है उसको रिमूव करना है। आपको बस उसके ऊपर मूव करना है, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा आयरन। हल्के हल्के हाथों से उसके ऊपर मूव करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकता है। जो पेस्ट है उसको सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। उसके बाद विथ पीसीबी क्लीनर और ब्रश से इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से क्लीन करना है। ध्यान रखें दोस्तों, सॉफ्ट हैंड से क्लीन करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना उसके ऊपर, नहीं तो जो सिलेंडर है वो टूट सकते हैं, आपस में मिल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है। जो हमने उसके अंदर फ्लक्स पेस्ट लगाया था बस उसको क्लीन करना है। अब किसी भी नॉर्मल क्लॉथ से आप बिल्कुल क्लीन क्लॉथ से टैप 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 करेंगे, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं ग्लू क्लीनर। QC20 है ये, मैकेनिक QC20 के नाम से आता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसको 5 या 6 ड्रॉप डालेंगे और इसको साइड में रख देंगे। जितनी देर तक हम CPU के नीचे का जो मदरबोर्ड का पैड्स होता है उसको क्लीन करेंगे और रैम को रिवॉल्व करेंगे क्लीन करके, तब तक इसको साइड में रख देंगे। मदरबोर्ड के पैड्स को क्लीन करने से पहले सबसे पहले ये जो कैप्स हमने निकाले थे कंपोनेंट्स, उनको वापसी लगा देंगे ताकि जो हमारा मदरबोर्ड का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा हीट हो जाएगा। और आयरन जब हम उसके ऊपर मूव करके उसको क्लीन करेंगे तो बहुत ही इजीली वो क्लीन हो जाएगा। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद
आयरन की मदद से जो कंपनी का लेड होता है, जो कंपनी का पीपीडी होता है, उसको हम निकालेंगे आयरन की मदद से। आयरन को अब सबसे पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आयरन के अंदर 138 डिग्री, ध्यान रखें दोस्तों, 138 डिग्री का पीपीडी पेस्ट लेकर के पूरे पैड्स के ऊपर मूव करना है। पीपीडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं फिल करना है। ये बात मैंने आपको रैम रिवॉल्व करते समय भी बताया था। उस पेस्ट को यूज़ कीजिए, थोड़ा सा लगा दीजिए और आयरन फिर से यूज़ करना है 375 में। मैं छोटा आयरन का बात कर रहा हूँ, बड़ा आयरन का नहीं। और इस तरह आयरन घुमाना है, जोर जबरदस्ती नहीं, हल्का हाथों में। जो भी यहाँ पे शोल्डर लगा है, हर एक शोल्डर बाहर निकल के आ जाएगा सेट से, सिलेंडर से, जिसको आप लोग सिलेंडर बोलते हो। अभी जो थिनर है आपके पास में, उसी थिनर को यूज़ कीजिए। मेरे पास जो थिनर है, डुको थिनर, ये आपका पेंट का दुकान में मिल जाएगा। घर पेंटिंग करने के लिए जहाँ से आप लोग सामान लेके आते हो, वहीं पे ये डुको थिनर भी मिल जाता है। 210, 15, 20 रुपया लेता है 1 लीटर का। बहुत ही बढ़िया होता है। बार बार ब्रश से ये सेट को साफ करना है। थोड़ा सा भी सेट का अंदर में गुलू नहीं रहना चाहिए। और इस तरह ब्लोअर से फिर से हिट कीजिए 330 पे रख के। जो भी गुलू अंदर रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। फिर से दोबारा ब्रश से साफ करो। जब तक साफ नहीं होता है तब तक ब्रश से साफ करते रहो। बहुत सारे भाई को मैंने देखा है, उन लोगों ने क्या करता है, ट्वीजर से जो सिलेंडर है उसको साफ करने की कोशिश करता है। उससे अगर आप लोग साफ करने जाएगा तो आपका जो सिलेंडर है ये टूट जाएगा। फिर बाद में बॉल बनाने का टाइम में एक दूसरे का साथ जोड़ जाता है। ठीक है। और कैसे पीपीटी पेस्ट को डालना है, ये मेन प्रोसेस होता है। अपने सिलेंडर को साफ कर लिया, लेकिन आपका काम सक्सेस नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है। देखो, इस तरह बार बार आपको साफ करना है और बार बार ब्लोअर से हीट करना है। ठीक है। और आप डालेगा पीपीटी, जो मेरे पास है मैकेनिक